डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। आप इसे एग्ज़ाम के लिए अवश्य तैयार कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है आप देखते भी हैं, ये जो शहरों में, गाँवों में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं बिजली के, ये वही ट्रांसफार्मर हैं और इनका जो प्रयोग है वो रेडियो आदि में भी किया जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, उसे आप देख लेना। और इसका जो मुख्य कार्य है ट्रांसफार्मर का, वो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करना है। ये एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो ट्रांसफार्मर है, इसमें आप इसका जो काम है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करना। और दूसरे जो महत्वपूर्ण है इसके लिए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये दो प्रकार का होता है। जो प्रकार हैं इसके, दो प्रकार हैं इसके। एक तो है अपचायी ट्रांसफार्मर और दूसरा है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई अपचायी ट्रांसफार्मर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अब सबसे पहले हम अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। अपचायी ट्रांसफार्मर इसका जो ट्रांसफार्मर का रचना है और क्रियाविधि है ये मैं आपको सब समझाऊंगा। थोड़ा पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो अपचायी ट्रांसफार्मर है और उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है और कैसा ये होता है। अपचायी ट्रांसफार्मर जो है ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में परिवर्तित करता है। यानी ये जो है, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके विभव को कम करता है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक जो कुंडली है जो हम प्राथमिक कुंडली से कहते हैं वो तो होती है पतले तार की और अधिक फेरों वाली, ये कहलाती है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल ये होती है। और ये क्रोड है। और जो द्वितीयक कुंडली है वो होती है
मोटे तार की होती है और कम फेरों वाली होती है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक, ये कुंडली कहाँ होती है, ये सब मैं आपको इसके सिद्धांत में आपको समझाऊंगा। आपको याद रखना है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली है ये पतले तार की होती है और अधिक फेरों वाली होती है, जबकि द्वितीयक जो कुंडली है वो मोटे तार की होती है। ये जो तार है ये मोटा तार होता है और फेरे इसमें कम होते हैं। इससे क्या होगा कि जो इसमें प्रत्यावर्ती धारा आती है तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पतला तार है, अधिक फेरे हैं, तो इससे इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा जो है निर्बल रहती है यहाँ। जबकि जो द्वितीयक कुंडली है ये मोटे तार की है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, कम फेरों वाली है, तो इससे उसका प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध कम होने से धारा अधिक हो जाएगी। तो जो धारा यहाँ निर्बल थी वो यहाँ द्वितीयक कुंडली तक आते आते ये प्रबल हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, धारा निर्बल होती है यानी कम होती है और विभव है वो अधिक होता है। तो यहाँ जो है जब ये प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा आती है तो उस धारा का जो विभव है वो अधिक होता है और जो धारा है वो निर्बल होती है। जबकि द्वितीयक कुंडली तक पहुंचने पर जो विभव है वो कम हो जाता है और धारा अधिक हो जाती है। यही इसका काम है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ उच्च विभव की निर्बल धारा। निर्बल का मतलब कम, जबकि यहाँ क्या है, निम्न यानी कम, निम्न विभव की प्रबल यानी अधिक धारा। ये जो ट्रांसफार्मर है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, ये आपके शहरों में, आपके जो मोहल्ले हैं शहरों के, उनमें लगा हुआ होता है और जो गांव हैं उनमें यही ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। एक ट्रांसफार्मर बिजली घर में होते हैं, वो ट्रांसफार्मर दूसरे प्रकार का है, उसमें इसके विपरीत ये कुंडलियां होती हैं, आप ये समझ लिए, और उसे कहा जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उसे भी देखते हैं। दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसमें ये स्थिति होती है कि जो प्राथमिक कुंडली होती है वो मोटे तार की होती है और कम फेरों वाली होती है। ये बीच का क्रोड है। ये क्रोड क्या है ये मैं आपको आगे यहाँ इसकी जो रचना है उसमें बताऊंगा। और जो द्वितीयक कुंडली है वो पतले तार की और अधिक फेरों वाली होती है। ये प्राथमिक है कुंडली और ये द्वितीयक सेकेंडरी। ये क्रोड है। ये जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये निम्न विभव वाली धारा को उच्च विभव वाली धारा में परिवर्तित करता है। उच्चाई यानी उच्च करता है विभव को। हमने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर जो है वो विभव को परिवर्तित करने के काम आता है, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को। तो यहाँ तो ये वो अपचाई ट्रांसफार्मर में अधिक विभव को कम विभव में परिवर्तित करता है। धारा के रूप में अगर आप कहेंगे तो कम धारा को अधिक धारा में परिवर्तित करता है। जबकि यहाँ ये जो निम्न विभव है, निम्न विभव होता है को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। जो धारा का निम्न विभव है उसे उच्च विभव में ये बदलता है। इसीलिए हम इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर
बोलते हैं। तो अगर निम्न विभव है तो धारा कैसी होगी? धारा होगी प्रबल, अधिक धारा होगी, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध कम हो जाता है तो धारा अधिक होती है। उच्च विभव है तो धारा कैसी होगी? निर्बल। तो ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये नीचे विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं बिजली घरों में, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। और बिजली घरों से जो विद्युत भेजी जाती है गांव या शहरों के लिए भेजी जाती है, तो बीच में आप देखते हो तार जो पड़े हुए होते हैं, तो बीच में तार के द्वारा ये भेजी जाती है बिजली। तो जब तक गांव या शहर नहीं आते तब तक बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रास्ते में बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है और अधिक बिजली तारों में आएगी तो जो विद्युत क्षरण भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऊर्जा का क्षरण जो है ज़्यादा हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम बिजली घरों से जो ये बिजली है, विद्युत है, वो हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम भेजते हैं तो यहाँ जो आउटपुट होता है यानी बाहर निकलती है इस ट्रांसफार्मर से धारा, वो उच्च विभव वाली धारा निकलती है और निर्बल यानी बहुत कम धारा होती है, जिससे ऊर्जा क्षय कम होता है, कम से कम क्षरण होता है। अब ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो ट्रांसफार्मर है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही है, एसी धारा के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए है, न कि डीसी के लिए। जो डीसी होती है, दिष्ट धारा होती है, उसके में ये उपयोग नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको जो लिखना है उसके लिए अभी आपको जब मैं समझा दूंगा इन्हें, तब आपको जो नोट्स है वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं जो ट्रांसफार्मर की रचना, कैसा होता है ये ट्रांसफार्मर, उसकी रचना मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये इस प्रकार की जो लोहे की पत्तियाँ होती हैं, इस प्रकार की, ये अंदर से ये आप ये समझिए, ये यहाँ से खोखली है, यहाँ कुछ नहीं है, और ये पत्तियाँ यहाँ हैं। तो ये इस प्रकार से लोहे की पत्तियाँ होती हैं और इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर के ये रचना बन जाती है। एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं इन्हें पृथक्कृत यानी अलग अलग रखते हैं, और इनके बीच में कोई भी जो विद्युत रोधी पदार्थ है वो भर देते हैं। अब जो है ये आप देख रहे हैं, ये लोहे की या नर्म लोहे की होती हैं, ये नर्म लोहे की पत्तियों को आयताकार एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। आप देख रहे हैं ये आयताकार है, ये गोलाकार भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं पटलित क्रोड़, पटलित क्रोड़ इसे बोला जाता है। और पत्तियां सब एक दूसरे से अलग अलग रखी जाती हैं। पटलित क्रोड़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न न हो और जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उसका ह्रास जो है, उसकी हानि जो है कम से कम हो। इसलिए इसे पटल के रूप में एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। अन्यथा हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये टोटल जो है नरम लोहे का एक ही पत्ती इस प्रकार की बना सकते थे, इसी प्रकार का ये आप अलग अलग देख रहे हैं ना, तो इनको हम नरम लोहे से पूरा का पूरा बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते ऊर्जा हानि से बचने के लिए और जो भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न ना हों, इस कारण से इन्हें अलग अलग पटलित क्रोड़ के रूप में रखा जाता है। अब अगर मैं यहाँ इस प्रकार से एक
ये यहाँ इस प्रकार से ये कुंडली आप देख रहे हैं, लपेट सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मर बनाना है। तो ये कुंडली यहाँ से हमने एक बना दी है। ये कुंडली जो है मोटे तार की है, कम फेरों वाली है, ये प्राथमिक कुंडली कहलाती है। और दूसरे एक हमने ये यहाँ इस प्रकार से ये पृथककृत तार लपेट दिए हैं, और इसमें आप देख रहे हैं ये पतले तार की है और अधिक फेरों वाली है। ये जो द्वितीयक कुंडली है, ये तांबे के तार हैं, जो कुंडलियाँ हैं तांबे की हैं, और ये तार एक दूसरे से पृथककृत हैं, जो इस जो पत्तियां हैं इनके ऊपर लपेट कर ये बनाया गया है। आप देख रहे हैं ये कौन सा ट्रांसफार्मर मैंने बना दिया है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली है ये वाली, ये मोटे तार की कम फेरों वाली होती है, और द्वितीयक पतले तार की अधिक फेरों वाली होती है। अगर आप इसका विपरीत कर देंगे, ये कुंडली इधर और ये कुंडली इधर कर देंगे, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब इसकी कार्यविधि क्या है? कार्यविधि समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो इस प्रकार से बहती है। ये प्रत्यावर्ती धारा का एक साइकिल है, यानी एक चक्कर है। पहले ये एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचती है, फिर अधिकतम से शून्य पर आ जाती है, और फिर दूसरी दिशा में अधिकतम मान तक पहुंचती है, फिर शून्य पर आ जाती है। तो ये इसका एक चक्कर कहलाता है। जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा जो आती है बिजली घरों में, ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। और इसमें क्या होता है, ये एक चक्कर में पहले एक दिशा में प्रवाहित होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है, फिर जीरो हो जाती है। इस प्रकार से बहती है। तो अब क्या होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा जब हम इसे एसी से जोड़ देते हैं। अब हम इसकी आपको क्रियाविधि या कार्यविधि समझाएंगे। जैसे ही आप यहाँ इसे जो प्राथमिक कुंडली है, ये इसे एसी मेंस से जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत से किसी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कुंडली में जो है जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है वो बहने लगती है। और प्रत्येक ये जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे बहती है। तो प्रत्येक जो साइकिल होता है, यानी चक्कर होता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो उसके कारण ये जो क्रोड है यहाँ है, ये आप क्रोड देख रहे हैं कुंडली के, इसके अंदर जो क्रोड है ये नरम लोहे का, ये उस धारा के बहने से, आप जानते हैं जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और अगर उसके अंदर नरम लोहे का क्रोड रखा हुआ है तो चुंबकन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो चुंबकन है ये धारा के अनुसार ही होता है। तो ये जो क्रोड है ये इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण प्रत्येक चक्कर में एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है, और उसी चक्कर में दूसरे जो आधा साइकिल है उसमें ये दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। और ये जो क्रोड है इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बार बार क्या होता है, पहले ये क्रोड एक दिशा में चुंबकित होगा, फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होगा, और फिर एक दिशा में चुंबकित होगा, फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होगा, फिर अगला जो साइकिल है ये वाला, उसमें फिर एक दिशा में चुंबकित होगा, फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। तो यही क्रिया चलती रहती है। तो इसमें जो है एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से
जो प्राथमिक कुंडली की जो विद्युत ऊर्जा है ये यहाँ से जो आई थी वो क्रोड़ की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये जो विद्युत ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है क्रोड़ की। इस जो ये कुंडली है इसमें तो ये विद्युत ऊर्जा है। इस विद्युत ऊर्जा के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस क्रोड़ के अंदर। क्रोड़ चुंबकित होता है पहले एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, फिर एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में। इस प्रकार से ये प्रत्यावर्ती धारा के अनुसार ही इसके अंदर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो ये इसकी विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा जो इसमें हमने भेजी थी वो क्रोड़ की चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब आप यहाँ आइए। ये जो क्रोड़ है सारा यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्रोड़ ही है। अब ये क्रोड़ बार बार चुंबकित होता है और फिर विचुंबकित होता है, यानी इसमें चुंबकन का गुण आता है कुछ समय के लिए और फिर वो शून्य हो जाता है। शून्य आप यहाँ देख रहे हैं, ये जब धारा शून्य होगी तो इसमें जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो भी शून्य हो जाता है। फिर ये अधिकतम मान तक पहुँचता है, फिर जीरो हो जाता है। यानी जो क्रोड़ है वो बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, अर्थात इसमें से चुंबकन का गुण उत्पन्न होता रहता है और फिर ये शून्य होता रहता है। तो इस क्रोड़ के बार बार चुंबकन और विचुंबकन से क्या होगा? आप जानते हैं अगर कहीं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो, वो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो तो क्या होता है, वहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर उसके पास कोई कुंडली रखी हुई है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आपने फैराडे के नियम में देखा होगा, प्रयोग में उसके देखा होगा। क्योंकि ये बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है तो इसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। पहले मान लिया कुछ फ्लक्स रेखाएं गुजरी इसमें से, ये चुंबकित हुआ क्रोड़ जब, फिर ये जीरो हो जाता है इसका चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरेंगी। फिर दोबारा जो आधी साइकिल होगी उसमें फिर ऐसा ही होगा, गुजरेंगी और फिर नहीं गुजरेंगी, यानी चुंबकन होगा और चुंबकन नहीं होगा। एक चक्कर में इस प्रकार से ये घटना होगी। तो एक बार ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फिर प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होगी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न होगा और फिर बढ़ करके फिर घट जाएगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो फिर परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में, तो फिर इसमें चुंबकीय, तो फिर इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये जो क्रोड़ है इसके चुंबकन और विचुंबकन से ये जो कुंडली है इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसकी आवृत्ति वही होती है जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। इस प्रकार से जब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और अगर ये जो परिपथ है ये बंद है तो ऐसी स्थिति में इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है और ये जो क्रोड़ की जो चुंबकीय ऊर्जा है वो कुंडली की विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में अंतर क्या आता है कि जैसे यहाँ ये प्रबल धारा, उच्च विभव वाली प्रबल धारा होती है, यहाँ से गुजरने के बाद ये कम विभव वाली निर्बल धारा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ फेरों की संख्या में अंतर है कुंडली की। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, इस प्रकार से ये है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा होता है।
ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है, ये दोनों कुंडलियों में फेरों की जो संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। उसका जो अनुपात होता है, कुंडलियों में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उस पर निर्भर करता है। ये मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो, NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो और द्वितीयक कुंडली में NS हो, सेकेंडरी कॉइल में NS हो फेरों की संख्या, और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो क्या होगा, जो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो प्राथमिक कुंडली है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा -NP और d∅/dt, ये हो जाएगा। ये फैराडे के नियम से ऋण चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है। ये आप फैराडे के नियम जब आप पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, सब जो लेंज का नियम है वो सब उसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब आप, ये तो है प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, और अगर द्वितीयक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES हो तब ES बराबर हो जाएगा -NS d∅/dt। आप इसको, ये जो समीकरण मान लिया 2 है, ये 1 है, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो ES/EP आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा NS/NP। अब कुछ हम आदर्श कंडीशंस लेते हैं। मान लिया जो प्राथमिक परिपथ है, जो प्राथमिक कुंडली है, उसका प्रतिरोध जो है उपेक्षणीय हो और उसमें ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल ना हो, ऊर्जा हानि ना हो। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है EP का जो मान है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर VP के बराबर होगा। मान लिया प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर है वो VP है और इसके सिरों पर विभवांतर VS है, और ये ES और EP है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और जो फेरों की संख्या है वो NS और NP है, NP और NS है। इसी प्रकार इसमें जो धारा है वो IP और इसमें IS है। ये सब ऐसी आदर्श स्थिति में EP का मान VP के बराबर होगा। अगर द्वितीयक परिपथ खुला है, ओपन है, उसमें धारा नहीं बह रही है, तो ऐसी स्थिति में ES का मान VS के बराबर होगा, और जो पहला मैंने आपको बताया था वो EP का जो मान है वो VP के बराबर होगा। ये वो आदर्श स्थिति है जो मैंने आपको समझाई है, बताइए। तो अब आप देख लीजिए, जो VS है अपॉन VP बराबर हो जाएगा यहाँ से ES अपॉन EP, क्योंकि VS ES के बराबर है, VP EP के बराबर है, और ये है ही NS अपॉन NP के बराबर, और इनका जो अनुपात है ये कहलाता है R, परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। R का मान जो R है वो बड़ा होता है किसके लिए? उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, और R का मान 1 से छोटा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। ये भी ध्यान रखना है आपको। जो परिणमन अनुपात है R का मान 1 से बड़ा उच्चाई के लिए होता है। क्यों? यहीं से निकाल सकते हैं, R बराबर NS अपॉन NP। उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और प्राथमिक में जो है कम होती है, तो ऊपर संख्या ज़्यादा होगी नीचे कम होगी, तो R का मान 1 से अधिक होगा।
इससे उल्टा होता है अपचायी ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि VS/VP बराबर है NS/NP और ये बराबर है R, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर प्राथमिक कुंडली में धारा IP हो, द्वितीय कुंडली में धारा IS हो और जो शक्ति का क्षरण बिल्कुल ना हो, ह्रास ना हो, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में जब धारा जाती है तो कोई क्षरण ना हो, ह्रास ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो द्वितीयक जो परिपथ है में शक्ति बराबर हो जाएगी प्राथमिक में शक्ति, जो प्राथमिक परिपथ है उसमें शक्ति, ये तो हो जाएगी VS द्वितीयक में गुणा IS। आप जानते हैं शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है VI, ये तो VS IS हो जाएगा द्वितीयक में और प्राथमिक में VP गुणा IP होगा। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो VS/VP है वो बराबर हो जाएगा IP/IS। इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं मैंने इस प्रकार कि IP/IS बराबर VS/VP और बराबर VS/VP, ये बराबर हो जाएगा NS/NP और बराबर ये R है। आवश्यकता पड़ने पर हम इन दोनों को साथ में प्रयोग कर सकते हैं या इन दोनों को कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं या इनमें से किसी के भी साथ R को कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता। दक्षता का ये सूत्र है, ईटा से हम इसे प्रदर्शित करते हैं और ये सूत्र है VS/IS/VP/IP। ये तो निर्गत शक्ति है जो बाहर निकलती है, जो द्वितीयक कुंडली से हमें प्राप्त होती है, और ये है निवेशी शक्ति, यानी जो हम इसमें भेजते हैं ट्रांसफार्मर में, जो प्राथमिक कुंडली के द्वारा हम भेजते हैं शक्ति, ये वो शक्ति है। तो ये इसका फार्मूला है, इससे आप इसकी दक्षता ट्रांसफार्मर की निकाल सकते हैं। ईटा बराबर VS/IS/VP/IP, ये सब हमें पता होता है। तो जो ईटा का मान है वो हमेशा 1 से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो सदैव जो है 100% से कम होगी। 100% दक्षता नहीं होगी किसी भी ट्रांसफार्मर की, उससे ये कम ही होगी। अब मैं आपको ये यहाँ दिखा रहा हूँ, आप इसमें से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे लिख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता हो, अन्यथा आप कहीं से भी लिख सकते हैं, किसी भी बुक से आप लिख सकते हैं इसको। ये अपचायी ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया है और इसके बाद ये उच्चायी ट्रांसफार्मर है। आप लिख सकते हैं। फिर आगे ये रचना है, ट्रांसफार्मर की जो रचना कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। ये यहाँ रचना है, ट्रांसफार्मर की आंतरिक जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। बाहर से तो आपने देखा ही वो कैसा होता है, इसे आप लिख सकते हैं। ये है और थोड़ा ये। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो है वो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।